हेलो गाइस, वेलकम टू विरिटी एकेडमी। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद है जो हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और उनको थ्योरी के माध्यम से कवर कर लेंगे, ताकि हमें दोबारा इस टॉपिक पे कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े और ना ही बनाने की ज़रूरत पड़े हमें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले है राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति है जो भाग 5 में है। राष्ट्रपति भाग 5 में है, जो संविधान का सबसे बड़ा भाग है। संविधान का सबसे बड़ा भाग है भाग 5, और भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, जिसको आर्टिकल 52 से 151 तक है। भाग 5 आर्टिकल 52 से 151 तक है, लेकिन राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है वो 52 से 62 तक है। 52 से 62 तक राष्ट्रपति का अनुच्छेद है, 52 से 62 तक। ये इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये सब भी आ जाते हैं, इसलिए इतने ज़्यादा आर्टिकल हो गए हैं। लेकिन अगर सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए तो 52 से 62 तक है। 52 से 62 तक राष्ट्रपति का अनुच्छेद है। राष्ट्रपति का तुलना जो किया गया है वो ब्रिटेन के राजा से किया गया है। राष्ट्रपति का तुलना ब्रिटेन के राजा से किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बन जाए कि राष्ट्रपति का तुलना किससे किया गया है, तो राष्ट्रपति की जो तुलना है वो ब्रिटेन के राजा से किया गया है। और इस राष्ट्रपति को याद करने का ट्रिक है पकानी कोका द्वयोदशम। ट्रिक क्या है? पकानी कोका द्वयोदशम। अब हम इस ट्रिक को लगाकर आगे देखेंगे कौन सा अनुच्छेद में क्या है, कौन सा में शपथ है, कौन सा में पद है, कौन सा में वेतन है, ये सब। तो चलिए आगे देखते हैं, इस ट्रिक को आजमाते हैं आगे। आ गया है, यहाँ पे आर्टिकल लिखा है और यहाँ पे ट्रिक लिखा हुआ है। तो देखिए आर्टिकल 52 पकानी, प हो गया, पकानी का प हुआ ना, तो प से हो गया राष्ट्रपति का पद। प से हो गया पद। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 53 प और का, कानित हो जाएगा कार्यपालिका का प्रधान। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। जैसे मान लीजिए एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, तो ये सब का प्रधान कौन है? ये सब का प्रधान है राष्ट्रपति। तो ये सब कार्यपालिका हुआ, और कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है। आर्टिकल 53 का, यानी कि कार्यपालिका का प्रधान, पका और नी। आर्टिकल 54 में है नी। नी यानी कि निर्वाचन। नी यानी कि हो गया निर्वाचन। निर्वाचन आर्टिकल 54 में है। निर्वाचन जो है वो आर्टिकल 54 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 के तहत होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 55। ये पकानी तो हो गया आपका, फिर आता है पकानी कोका। कोका का मतलब को हो गया, को यानी कि कोटा। राष्ट्रपति का कोटा क्या है उसके बारे में आर्टिकल 55 में बताया गया है। आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 में कार्यकाल दिया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, ये आर्टिकल 56 में बताया गया है। ट्रिक हो जाएगा का, को और का, को तो हो गया था, अब का पे हो जाएगा कार्यकाल। आर्टिकल 57 में है दोबारा निर्वाचन से राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकता है। ट्रिक है इसका दू। आर्टिकल 58 है यो यानी कि योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता आर्टिकल 58 में दिया गया है, इसका ट्रिक हो जाएगा यो। पकानी कोका और दुयो तो हो गया। अब सिर्फ बचा हुआ है ट्रिक का हमारा दसम। आर्टिकल 59। 59 बोलता है राष्ट्रपति के दशा के बारे में, यानी कि दिवालिया नहीं होना चाहिए, दशा हुई हुआ ना, यानी कि द। आर्टिकल 59 दशा से संबंधित है, जिसका ट्रिक द हो जाएगा। आर्टिकल 60 है स से, स यानी कि शपथ। राष्ट्रपति की जो शपथ के बारे में बताया गया है वो आर्टिकल 60 में है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ को दर्शाया गया है, बताया गया है। इसका ट्रिक हो जाएगा स। नेक्स्ट है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 महाभियोग के बारे में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगा सकते हैं, इसका वर्णन आगे किया गया है, लेकिन ट्रिक है इसका म। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लगाया जा सकता है, इसका ट्रिक हो गया म। अब ट्रिक हमने पूरा कर लिया कंप्लीट। पकानी कोका द्वयोदशम, प से हो जाएगा पद, का से हो जाएगा कार्यपालिका का प्रधान, नि से होगा निर्वाचन, को से हो जाएगा कोटा, का से हो जाएगा कार्यकाल, दू से हो जाएगा दोबारा निर्वाचन, यो से हो जाएगा योग्यता, द से हो जाएगा दशा, स से हो जाएगा शपथ, और म से हो जाएगा महाभियोग। तो पकानी कोका द्वयोदशम हमने कर लिया है। ये 52 से 62 आर्टिकल जो है वो राष्ट्रपति के संबंधित है। अब कहेंगे यहाँ पर तो 61वां आर्टिकल है, 62वां आर्टिकल का है। 62वां आर्टिकल आपको सबसे लास्ट में मिले। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव कैसे किया जाता है, तो एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधि के सिद्धांत के अनुसार होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लीजिएगा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधि के सिद्धांत के अनुसार होता है। आगे चलते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में 3 कैंडिडेट खड़े हैं, कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी और कैंडिडेट सी। और यहाँ पे 5 व्यक्ति है जिसको वोट देना है। 5 व्यक्ति है जो वोट करेंगे। आमतौर पे जो वोट होता है उसमें हम क्या करते हैं
कि हम एक व्यक्ति को ही वोट दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में जितने कैंडिडेट खड़े होंगे ना उनको वोट देना पड़ेगा। तो जैसे 3 कैंडिडेट है तो हम तीनों को वोट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, हमारी पसंद के आधार पे जैसे कहते हैं ना कि भाई तुमने बढ़िया डांस किया तो तुमको 1 नंबर, तुमको 2 नंबर, तुमको 3 नंबर, वैसे ही यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव में होगा। मान लीजिए कि हमें ये व्यक्ति ज़्यादा पसंद है, तो हम इसको कहेंगे कि भाई राष्ट्रपति हम तुमको बनाना चाहते हैं, इसलिए हम तुमको 1 नंबर पे रखेंगे। हम तुमको भाई नहीं बनाना चाहते हैं तो 2 नंबर पे रखेंगे, और तुम तो खड़ूस हो ही तो तुमको 3 नंबर पे रखेंगे। ऐसे ही सारे कैंडिडेट वोट करेंगे कि भाई हम तुमको पसंद करते हैं तो हम तुमको 1 नंबर देंगे, 1 नंबर पे रखेंगे। तुमको पसंद नहीं करते हैं तो 2 नंबर पे, और तुम तो खड़ूस हो ही तो 3 नंबर पे। अब तीनों ने वोट कर दिया सबको। अब देखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा 1 नंबर पे पसंद किसे किया गया है। 1 नंबर पे 1 और 2। ए को 2 बार पसंद किया गया है, बी को 2 बार पसंद किया गया है, और सी को 1 बार ही पसंद किया गया है। तो ये इन दोनों में टाई रहा, ये हार जाएगा। हारने के बाद सी जो है वो बाहर हो जाएगा। अब जो लड़ाई है सिर्फ वोट की गिनती ए और बी की होगी। अब देखिए आगे। अब देखिए कि 2 बार किसे पसंद किया गया है, 2 बार इसे, 1 बार इसे, 2 बार किया गया है। तो ज़्यादा हुआ 2 का, यानी कि कैंडिडेट बी को ज़्यादा व्यक्ति पसंद कर रहे हैं, तो कैंडिडेट ए भी हार जाएगा, कैंडिडेट बी जीत जाएगा। और सबसे पहले कैंडिडेट सी बाहर हुआ था, तो कैंडिडेट सी को जितना भी वोट मिला होगा, जैसे 1 बार इसको वोट मिला था ये सारा वोट जीते हुए व्यक्ति के पास आ जाएगा, क्योंकि इसके पास वोट रहने का कोई मतलब ही नहीं है अब। और ये जीत गया है, तो इसका मतलब बनेगा ना भाई, ये जीत गया है। जीतने के बाद ही मान लीजिए कि अगर ए जीत जाता, तो ये सी वाला ए को वोट दे देता, लेकिन ए हार गया है, बी जीता है, तो बी को इसने अपना सारा वोट दे देगा ये। आपको अब समझ में आ गया होगा ऐसे। अब देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन-कौन भाग लेगा? राष्ट्रपति के चुनाव में संसद भाग लेगा और विधानमंडल लेगा। संसद तो देश के राष्ट्र के आधार पे हो गया, ये राज्य के आधार पे हो गया। संसद यानी कि देश में कानून बनाती है, और विधानमंडल राज्यों में कानून बनाती है। तो संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ये दोनों भाग लेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों भाग लेंगे, लेकिन विधानमंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ विधानसभा ही भाग लेगा, विधान परिषद भाग नहीं लेगा। क्योंकि विधान परिषद तो सिर्फ़ 6 राज्यों में है ना, विधान परिषद सिर्फ़ 6 राज्यों में है, ऐसे और राज्यों के साथ तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी, इसलिए 3 सदन ही भाग लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। ये 3 सदन ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब देखिए, जो संसद जो है, जो संसद में चुनाव लड़ते हैं, वो तो सांसद कहलाएँगे, और जो विधानमंडल में चुनाव लड़ के आते हैं, वो विधायक कहलाते हैं। यानी कि ये कहलाएँगे, सांसद कहलाते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और विधायक कहलाते हैं एमएलए, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यसभा और लोकसभा, ये ध्यान रखिएगा, ये लोअर हाउस है। एलएस लोकसभा यानी कि लोअर हाउस, आरएस राज्यसभा यानी कि अपर हाउस। लोअर हाउस में तो एलएस दे ही रखा है ना, लोकसभा यानी कि लोअर हाउस, और राज्यसभा यानी कि अपर हाउस। और कौन-कौन भाग नहीं लेगा अभी और देखिए। हमने बताया था कि विधान परिषद भाग नहीं लेगा, क्योंकि विधान परिषद सिर्फ़ 6 राज्यों में है। वो 6 राज्य कौन-कौन से, वो देखिए। वो 6 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है, विधानसभा नहीं, विधान परिषद 6 राज्यों में है। इसलिए विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 3 ही, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ये भाग लेंगे, विधान परिषद भाग नहीं लेगा। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में एंग्लो इंडियन भी भाग नहीं लेंगे। अभी तो एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, लेकिन जो पहले 2 एंग्लो इंडियन थे, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अब कहेंगे क्यों? मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने इनको चुन के लाया, राष्ट्रपति चुन के लाया 2 एंग्लो इंडियन को, तो ये तो राष्ट्रपति के पक्ष में ही देंगे ना वोट। मान लीजिए कि मैंने किसी 2 व्यक्तियों को चुन के ला के और बैठा दिया, कहा कि भाई ये मनोनीत किया है मैंने, तो इन दोनों को तो भाई इनसे लगाव रहेगा ना राष्ट्रपति से, कि भाई इस इन्हें राष्ट्रपति ने मुझे यहाँ बैठाया है तो मैं दोनों वोट इसी को दे दूँगा, हम दोनों इसी को देंगे। तो एंग्लो इंडियन भाग नहीं लेंगे, और जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ये भी भाग नहीं लेंगे, क्योंकि इस इन 12 को भी तो राष्ट्रपति ने ही मनोनीत किया है ना। तो ये जो 12 के 12 हैं, ये भी राष्ट्रपति के ही फ़ेवर में दे देंगे वोट। एंग्लो इंडियन भाग नहीं लेगा, 12 मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेगा, और विधान परिषद भाग नहीं लेगा। राष्ट्रपति के चुनाव में 3 यूनियन टेरिटरी ही भाग लेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा
ये राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरी भाग लेंगे, जिसमें दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पांडिचेरी शामिल है। राष्ट्रपति के चुनाव में 3 यूनियन टेरिटरी भाग लेंगे, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी। राष्ट्रपति के चुनाव में एंग्लो इंडियन भाग नहीं लेगा, 12 मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेंगे और विधान परिषद भी भाग नहीं लेंगे। विधान परिषद भाग इसलिए नहीं लेगा क्योंकि ये सिर्फ 6 राज्यों में है, और वो 6 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। एंग्लो इंडियन इसलिए भाग नहीं लेगा कि एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो राष्ट्रपति के फेवर में जाएंगे। वही बात मनोनीत 12 सदस्यों के साथ होगी, इनको भी राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो क्या पता ये 12 के 12 वोट राष्ट्रपति को दे दे, तो इसलिए ये भी भाग नहीं लेंगे। आगे चलते हैं अब। ये जमानत राशि, जमानत राशि देखिए क्या बोलते हैं। जब राष्ट्रपति का कोई उम्मीदवार अपना फॉर्म भरने जाता है ना, तो उस समय जमानत राशि 15,000 रुपये ले लिया जाता है। क्यों ले लिया जाता है? अगर आपका 1/6 मत या फिर 16% वोट नहीं आएगा, तो आपने सुना होगा कि जमानत जब्त कर दिया, तो वो यही जमानत जब्त होता है 15,000 रुपये का। ये अलग अलग कैंडिडेट के लिए अलग अलग होता है। कैंडिडेट मतलब जैसे कि विधायकों के लिए 10,000 हो गया, तो राष्ट्रपति के लिए 15,000 रुपये की जमानत राशि लगती है। अगर आपने चुनाव में खड़ा हुए हैं आप चुनाव में खड़े हुए हैं आप, और 1/6 मत या फिर 16% वोट नहीं है, कुल कैंडिडेट के 1/6 मत या फिर 16% वोट नहीं आएगा, तो आपकी जमानत जब्त कर ली जाएगी। और जमानत 15,000 रुपये की राशि होती है, धनराशि होती है। एमएलए की, अब देखिए यहाँ पे चुनाव होगा, आपने सुना होगा कि भाई 11 लाख वोट पड़ गए, लेकिन 11 लाख वोट कैसे पड़ेंगे? मान लीजिए कि बिहार में 243 ही विधायक हैं, 403 उत्तर प्रदेश में है, तो ऐसे करके पूरे 28 राज्यों को मिला लेंगे, फिर भी 11 लाख नहीं होगा। तो इनके जो चुनाव के वोट जाते हैं, वो कैसे जाते हैं वो देखिए। एमएलए जो वोट देता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम लोग विधायक कहते हैं, वो राज्यों की संख्या के अपॉन कुल एमएलए गुना 1000। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि बिहार में 14 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है? बिहार में राज्यों की जो जनसंख्या है वो 14 करोड़ है, और कुल एमएलए 243 है, और 1000 से गुना करना रहता है यहाँ पे, गुना 1000, ठीक है? इतना, ये आपका फॉर्मूला, ये याद कर लीजिएगा एमएलए के लिए। रुकिए, एमएलए के लिए ये फॉर्मूला है, ये याद कर लीजिएगा। राज्यों की जनसंख्या अपॉन कुल एमएलए गुना 1000। तो मान लीजिए बिहार में 14 करोड़ की जनसंख्या हो गई, 243 एमएलए है बिहार में, और 1000 से मल्टीप्लाई करना है। करने के बाद एक एमएलए का वोट 576 जाता है। एक एमएलए बराबर 576 वोट हो जाएंगे। तो बिहार में 243 सीटें हैं, 243 गुना 576, 1,39,968 वोट हो जाएंगे। बिहार से ही 1,39,000 हो गए। एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट कैसे देंगे? एमएलए का कुल वोट। एमएलए तो यहाँ पे तो एक एमएलए हो गया, ये बिहार का सिर्फ हुआ। मान लीजिए 2,39,000 सिर्फ यूपी का हुआ। पूरा एमएलए का कुल वोट मिलाकर कुल संसद जो पूरा 28 राज्यों में होंगे, उनको डिवाइड कर दिया जाएगा, तो एमपी का वोट आ जाएगा। तो एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे सांसद बोलते हैं हम लोग। तो सांसद का फॉर्मूला हो जाएगा एमएलए का कुल वोट अपॉन कुल संसद। एमएलए का कुल वोट अपॉन कुल संसद। वही एमएलए का जो फॉर्मूला होगा वो होगा राज्यों की जनसंख्या अपॉन कुल एमएलए गुना 1000। ये याद रखिएगा। अब राष्ट्रपति का कोटा देखिए कैसे होगा। कोटा के लिए वोट अपॉन उम्मीदवार +1 और +1 करना है। वोट अपॉन उम्मीदवार +1 +1, ये ध्यान रखिएगा। कोटा का फॉर्मूला है, राष्ट्रपति का कोटा का फॉर्मूला है वोट अपॉन उम्मीदवार +1 +1। मान लीजिए कि कुल वोट 100 हैं, उम्मीदवार 4 हैं, एक 5 हो जाएगा। तो 5 से 100 में डिवाइड देंगे तो 20 आ जाएगा, और 20 + 1 21 हो जाएगा। राष्ट्रपति पद खाली होने पे 6 महीनों में भर लेना होगा। ये है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है, तो उसे 6 महीने में भर लेना होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन तैयब की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। मान लीजिए पूछ लिया जाएगा 2 ऐसे राष्ट्रपति के नाम बताइए जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन तैयब जी ऐसे 2 राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। राष्ट्रपति की दशा के बारे में देखिए। दशा में होता है पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब पैसा लेके भाग जाना, जैसे नीरव मोदी हो गया, पैसा लेके भागा हुआ है ना, तो दिवालिया हो गया। लाभ के पद पे ना हो। लाभ के पद में जैसे मान लीजिए सरकारी नौकरी, वही तो हुआ लाभ का पद एक। तो पागल नहीं होना चाहिए दशा में, दिवालिया नहीं होना चाहिए, और लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति का जो शपथ है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएगा।
या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज दिलाएंगे। अगर ये मौजूद नहीं होंगे तो ये दिलाएंगे, मौजूद होंगे तो यही दिलाएंगे। सीजीआई। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग देखिए, महाभियोग जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यदि वो विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए तो महाभियोग लगेगा। यदि वो मंत्रिमंडल की बात न माने, यदि वो मंत्रिमंडल की बात न माने तो भी महाभियोग लगेगा, और संविधान का उल्लंघन करेंगे तो भी महाभियोग लगेगा। ये ध्यान रखिएगा कि जो महाभियोग जो है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। अब महाभियोग लगने पर विधान परिषद भी भाग लेगा। जैसे हमने देखा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भाग नहीं ले रहा था, लेकिन महाभियोग लगने पर ये भी भाग लेगा। एंग्लो इंडियन जो 2 एंग्लो इंडियन थे वो भाग नहीं ले रहे थे, वो भी भाग लेंगे। 12 मनोनीत सदस्य जो भाग नहीं ले रहे थे वो भी भाग लेंगे। तो भाग लेने पे अगर पूछा है कि कौन-कौन सा सदन, तो भाग लेने के लिए तो चारों सदन भाग लेगा। लोकसभा, राज्यसभा ये तो हो जाएगा देश के लिए, तो ये हो जाएगा राज्य के लिए, विधानसभा और विधान परिषद। तो ये चारों भाग लेंगे, साथ ही में एंग्लो इंडियन भी भाग लेंगे, और जो 12 मनोनीत सदस्य हैं वो भी भाग लेंगे महाभियोग पे। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए संसद के जिस भी सदन में आरोप लगाया जाता है, मान लीजिए कि लोकसभा में ही लगा दिया या फिर राज्यसभा में भी लगा दिया, कोई सा भी सदन में लगाया जाए, ये 2 ही सदन में लगेंगे, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। विधानसभा, विधान परिषद में नहीं लगेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो लोकसभा में लगेगा या फिर राज्यसभा में लगेगा। तो ये बोला गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए संसद के जिस सदन में आरोप लगाया जाता है, वहाँ कुल सदस्य के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। मान लीजिए कि लोकसभा में ही लगा दिया गया महाभियोग, तो यहाँ पे कुल सदस्यों का 1/4% जो होगा, 1/4 जो सदस्य होंगे उनके हस्ताक्षर होने चाहिए महाभियोग शुरू करने के लिए। महाभियोग शुरू करने के लिए 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। महाभियोग लगाने के लिए 2/3 सदस्यों को बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। और देखिए, महाभियोग शुरू करने के लिए तो 1/4 बोल रहे थे, 1/4 सदस्य। तो देखिए, महाभियोग लगाने के लिए 2/3 सदस्य चाहिए, 2/3 सदस्य महाभियोग लगाने के लिए, लेकिन शुरुआत के लिए 1/4 सदस्य बोला गया था वहाँ पे। तो महाभियोग लगाने के लिए 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से ही पास होना चाहिए, तभी महाभियोग लगेगा। मान लीजिए कि ये 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में 2/3 सदस्य से बहुमत लग गया तो पास हो जाएगा, लेकिन अगर राज्यसभा में 2/3 सदस्यों से नहीं होगा तो महाभियोग राष्ट्रपति पर नहीं लगाया जाएगा। इसलिए महाभियोग लगाने के लिए दोनों सदन में 2/3 सदस्यों से महाभियोग पास होना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया के दौर के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती है महाभियोग के लिए, लेकिन प्रारंभिक नोटिस 14 दिन का होता है। यानी कि राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है कि भाई अगर तुम पे महाभियोग लगाया गया है तो तुम अपने बचाव के लिए वकील कर लो। अब दूसरे सदन की जांच के लिए पर्याप्त समय मिलता है। ये है लास्ट, यानी कि आर्टिकल 62 पद का रिक्त होना, राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना आर्टिकल 62 में है। तो ये काम नहीं आता है, क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति की जो समाप्ति है कार्यकाल की, इससे पहले ही चुनाव करवा दिया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति की समाप्ति होगी ना, कार्यकाल की समाप्ति होगी, उससे पहले एक राष्ट्रपति चुन के आया होगा। मान लीजिए कि अभी द्रौपदी मुर्मू हैं, तो इनको भी चुनाव में अगर कैंडिडेट बनना है, इनको वापिस चुनाव लड़ना है, तो इनको भी लड़ाया जाएगा। अगर जीत जाएँगी तो ठीक है, इनका कार्यकाल कंटिन्यू रहेगा, और हार जाएँगी तो इनके साथ जो जीता है वो आ जाएँगे, ये हट जाएँगी। तो कार्यकाल की समाप्ति ये तो होगा ही नहीं। मान लीजिए त्यागपत्र देन हो सकता है इस पे, मृत्यु हो जाएगा तो रिक्त हो जाएगा, अवैध निर्वाचन हो जाएगा। मान लीजिए कि गलत चुनाव लड़ के आ गए, तो भी पता चलने पर पद को रिक्त कर दिया जाता है, और महाभियोग लगने पर तो किया ही जाएगा। महाभियोग शुरू करने के लिए 1/4 सदस्य चाहिए, जबकि पारित करने के लिए 2/3। शुरू किसी भी सदन में हो सकता है। शुरू करने के लिए लोकसभा में भी कर सकते हो, राज्यसभा में भी कर सकते हो, लेकिन पारित दोनों सदन में ही होगा। पारित जब तक दोनों सदन में नहीं होगा तब तक महाभियोग राष्ट्रपति पर नहीं लगाया जा सकता है। तो ये था हमारे आज का वीडियो, आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक